आज हम यूपीपीसीएस आकलन टेस्ट 2 के ऐसे पेपर का डिस्कशन का पार्ट 2 कंडक्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पहले जो 4 एसेस थे उसका कल डिस्कशन किया। नाउ जो रिमेनिंग 5 टॉपिक्स बचे हैं उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, ऐसे को सॉल्व करते समय या ऐसे का पेपर हैंडल करते समय देर आर फ्यू थिंग्स which are supposed to be taken into account by candidate, जिसमें से सबसे पहले है ऐसे के कोर थीम को समझना। ऐसे का जो कोर मीनिंग है, जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो हमें समझना होता है। उसके बाद किसी भी ऐसे के का जो कोर थीम हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हमें ये समझना चाहिए कि उस ऐसे को एक लॉजिकली 4 से 5 पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाए, विच आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, और उसके बाद हम उस ऐसे के आइडिया का एक्सप्लोरेशन करते हैं। नाउ जो 5th टॉपिक है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है डिजिटल करेंसी एंड फ्यूचर ऑफ मनी। ओके, जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे का जो कोर थीम है उसे हमें समझना है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो व्हाट इज द कोर थीम, डिजिटल करेंसी, एंड व्हाट इज द सप्लीमेंट्री और सेकेंडरी थीम, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मनी आफ्टर अराइवल ऑफ डिजिटल करेंसी। सो इसमें अगर हम सबसे पहले दिस व्हाट इज द टॉपिक, डिजिटल करेंसी and what is the second part of the topic, what is the future of money after arrival of digital currency. So ये this is the primary and this is the we can say secondary part of the theme of our essay. तो अगर हम देखें इस essay का अगर हमें introduction करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, how can we proceed? Basically let's start with the हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द करेंसी। ये करेंसी कब शुरू हुआ था? ह्यूमन हिस्ट्री, अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन देखें या ह्यूमन हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? अगर हम टर्की में जाए, टर्की 3000 to 4000 BC में, उस टाइम टर्की में सबसे पहले जो कॉइन्स का यूज़ हुआ था। ओके, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री में जाते हैं तो उसके बाद अगर हम हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन में देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे भी सील्स थे। ठीक है, अल्दो सील्स वेर नॉट मनी इन इटसेल्फ। ओके, सील्स तो मनी नहीं थे, लेकिन दे वेर एक्सटेंसिवली यूटिलाइज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, उस टाइम तो बार्टर सिस्टम था। एट दैट टाइम हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन जो था उनका मेसोपोटामिया के साथ, उनका जो अर्स्टवाइल सुमेरियन सिविलाइजेशन है उनके साथ काफ़ी ट्रेड होता था। अफगानिस्तान में जो शोर्तुगाई साइट है, दैट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटपोस्ट। ओके, तो उस टाइम तो बार्टर सिस्टम था, बट उस टाइम सील्स हुआ करते थे, और वो जो सील्स थे दे वेर काइंड ऑफ लाइक अ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एनी पर्टिकुलर ट्रेडर। तो दैट वाज, वी कैन से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वी कैन से दैट इट वाज अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ और आईडी ऑफ एनी ट्रेडर। ओके, अगर हम थोड़ा आगे आ जाए लैटर वैदिक पीरियड में, उसके बाद तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महाजनपदाज में या महाजनपदा के टाइम में इंडिया में कॉइन्स का यूज शुरू हुआ था। सो पहले क्या था, मेटालिक मनी था। उसके बाद हम देखते हैं अराइवल ऑफ पेपर करेंसी। अभी ये जो पेपर करेंसी है, ये सबसे पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो चाइना में यूज किया गया था। पेपर करेंसी का ओरिजिन क्यों हुआ था? क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम के जो रूलर्स थे उनको मेटल्स की कमी हो गई, मे बी बिकॉज ऑफ वॉर, मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल कंडीशंस, मे बी बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो देर वेर इन मेडिवल टाइम्स देर वेर सर्टन डायनास्टीज इन चाइना, इन सेंट्रल एशिया, विच हैड स्टार्टेड द यूज ऑफ पेपर करेंसी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो पेपर करेंसी 14th सेंचुरी में मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्राई किया था, उसका एक पायलट बेसिस पे किया था,
बट दैट वॉज फेल्ड मिजरेबली। सो उसके बाद पेपर करेंसी एज सच ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद ही शुरू हो गई इन 19th सेंचुरी। सो दिस इज ब्रीफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। ओके, नाउ अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स देखें तो उसका जो शुरुआत हुआ था दैट वाज समवेयर स्टार्टेड इन द 20th सेंचुरी, डिजिटल इकोनॉमी। और अगर हम 21st सेंचुरी का देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स ओके उनका काफ़ी तौर पे एक्सपांशन हुआ था इन मल्टीपल मैनर्स। ओके, वेदर इट इज़ ए NEFT, RTGS, वेदर इट इज़ ए UPI। तो दिस इज इन इंट्रोडक्शन वी कैन स्टार्ट विथ ब्रीफ इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये मनी कैसे ओरिजिन हुआ, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता रहा, इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में किया है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द कोर थीम ऑफ द टॉपिक। ओके, दैट इज द डिजिटल करेंसी। सो बेसिकली डिजिटल करेंसी अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट, तो सबसे पहले हमें नाम माइंड में क्या आता है, बिटकॉइन का। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज। ओके, अभी ये क्रिप्टो करेंसीज क्या होते हैं, these are the secured currencies, online currencies which are secured through cryptography. ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उनको सिक्योर किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी लगभग जो भी वर्ल्ड की प्रोमिनेंट लार्ज एंड मीडियम साइज्ड इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट एवरी सेंट्रल बैंक ऑफ एवरी कंट्री इट्स ट्राइंग टू डूइंग सम और अदर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो जिसका गवर्नमेंट का बैकिंग हो, ऐसी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी हो। चाइना ने रेमनी भी इंट्रोड्यूस किया, ECNY उसका साइन है। इंडिया ने भी डिजिटल रूपी इंट्रोड्यूस किया पायलट बेसिस पे। ओके, एंड इसके बाद आता है प्राइवेट डिजिटल पेमेंट टोकन्स। ओके, सो बेसिकली ये टोकन्स क्या है, कोई भी बड़ी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, उन्होंने खुद के प्राइवेट डिजिटल टोकन्स किए फॉर द ट्रांजैक्शन, स्मूथनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ओके, जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो, उन्होंने भी अपना एक खुद का वॉलेट क्रिएट किया है। इट इज़ नथिंग बट द डिजिटल पेमेंट टोकन्स। ओके, सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है, इसके कुछ बेसिक डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस है। वो क्या है, दे आर कैशलेस, दे आर इंस्टेंट, दे आर बॉर्डरलेस। ओके, कहीं पे भी हम मनी सेंड कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ओके, अभी देखिए ये जो डिजिटल करेंसी है उसके तो बेनिफिट्स तो बहुत है, बट डिजिटल करेंसी along with it has also brought some serious concerns which are need to be adopted before which are need to be inculcated before its widespread adoption in India or in general बोले तो all over the world. Okay, तो what are the main or major concerns respect with reference to the डिजिटल करेंसी? इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, रेगुलेटरी कंट्रोल, और एज ऑफ नाउ देर इज अ लॉट ऑफ रेगुलेटरी एम्बिग्विटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल करेंसीज एंड मॉनिटरी सोवरेनिटी। अगर मॉनिटरी सोवरेनिटी मीन्स व्हाट, अभी एज ऑफ नाउ किसी भी देश का जो करेंसी है दैट इज कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी. But when it comes to the cryptocurrency like Bitcoins or so, no any particular country's central bank has control over it. Okay, it is all online. So in a way, it is threatening the monetary sovereignty of any of all the countries. Okay. Basically, अभी ये जो डिजिटल करेंसी है, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि डिजिटल करेंसी में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है क्रिप्टो करेंसी का. एंड अगर हम क्रिप्टो करेंसी देखें तो उसमें सबसे पहला आता है बिटकॉइन. ओके, तो ये जो बिटकॉइन है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन यूज्ड दैट इज़ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम्स. सो बेसिकली आज जो भी बिटकॉइन है उसे माइनिंग हो या उसको सिक्योर करना हो, इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है, जिसमें होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें ट्रांजैक्शंस को नोट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी थ्रू विच ये सिक्योर किया जाता है क्रिप्टोग्राफी कोडिंग के थ्रू, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम जिसके थ्रू इसको ऑर्गेनिकली या एक सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ओके,
सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉकचेन हो या क्रिप्टोग्राफी हो, बिटकॉइन हैज emerged as one of the most important cryptographic currency in the world. एंड बिटकॉइन का स्टार्ट कब हुआ था? 2009 में। एक सातोशी नाकामोटो नाम का एक इंडिविजुअल है, सुडोनीम है, जिसने ये बिटकॉइन स्टार्ट किया था। और उसके बाद आफ्टर द सक्सेस ऑफ बिटकॉइन, मेनी बिटकॉइन लाइक करेंसीज हैव emerged ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें इथेरम है, रिपल है, स्टेबल कॉइन्स लाइक टेथर है। मेटा ने भी अपना एक बिटकॉइन काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया है। सो अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड मार्केट देखें क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज का, तो वो कम से कम $2 ट्रिलियन है। ओके, दैट इज अराउंड $2 ट्रिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नाउ अभी ये व्हाट इज डिजिटल करेंसी और व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, ये डिस्कस करने के बाद अभी हम जाएंगे what are the benefits of the cryptocurrency or digital currencies. तो since it is the theme of this particular essay, digital currency, पहले हमने क्या देखा? हिस्ट्री ऑफ द करेंसीज, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द करेंसीज। उसके बाद क्या देखा? डिजिटल करेंसीज के जो प्रोमिनेंट करेंसीज है उसका ओरिजिन कैसे हुआ इन 21st सेंचुरी, व्हाट आर इट्स टाइप, व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड इन द डिजिटल करेंसीज, securing the डिजिटल करेंसीज। अभी इसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसीज हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू रीशेप द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों? इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम रीजन देखें तो all over the world, millions of people are working in some other countries and they have sending remittances in their own home countries. Okay, and when it comes to the India is in fact is the largest recipient of the remittances from all over the world. गल्फ में लगभग 8.5 करोड़ इंडियंस काम करते हैं। तो इंडिया इज अ ह्यूज रिसीवर ऑफ द रिमिटेंसेस। और ये जो रिमिटेंसेस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब ट्रांसफर किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई में कोई काम कर रहा है एंड वो उसको इंडिया में अपने घर पे पैसे भेजने हैं, सो दैट उसका कॉस्ट बहुत है। रिमिटेंसेस अगर हम गवर्नमेंट के रूट के थ्रू जाए या ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू जाए, उसका कॉस्ट इज अराउंड 6%। सपोज अगर आप 100 रुपीज़ सेंड कर रहे हो तो आपको 6 रुपीज़ का कमीशन भेजना होगा। सो दैट्स कॉस्टली अफेयर एंड ऑल्सो स्लो एंड क्वाइट रेगुलेटेड। ओके, अभी यहाँ पे डिजिटल करेंसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल करेंसी के थ्रू जो ट्रांसफर होता है दैट इज वेरी फास्ट, नियर इंस्टेंट। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांसफर होगा एनी होम कंट्री में, कोई भी पर्सन अगर किसी फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है दैट विल बी नियर इंस्टेंट। एंड अगर ये फास्ट हो रहा है, सिक्योर हो रहा है, इंस्टेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में फ़ायदा होगा, लोगों के पैसे सेव हो जाएंगे, जो 6% कॉस्ट आता है। ओके, ऑल्सो अगर हम वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें तो वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, तो उसमें एज पर दिस डेटाबेस देर आर 1.4 बिलियन पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आर स्टिल अनबैंक्ड। उनका बैंक का कोई प्रेजेंस नहीं है। तो अगर हम ऐसे लोगों का देखें तो उनको अगर हमें बैंकिंग के नेटवर्क में लाना है, उनको बैंकिंग या सेविंग की हैबिट्स देनी है, तो इन दैट केस वर्ल्ड बैंक का ऐसा कहना है कि हम इस डिजिटल करेंसीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल करेंसीज, हम इंडिया का देखें तो जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई जो है, जिसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई रेगुलेट करता है, इट हैज़ ब्रॉट रिवोल्यूशन इन केस ऑफ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। आज हम किसी भी छोटे गांव में भी जाते हैं, इवन ए स्मॉल और रिमोटेस्ट विलेज, वहाँ पे भी आप यू विल गो टू एनी शॉप, यू विल सी द QR कोड देयर। इट हैज़ बिकम सो ऑल परवेजिव और सो पॉपुलर that even if you go to any remotest village, you will get the QR code over there. Okay, so
these UPI transactions have crossed 10 billions monthly transactions in case of India in 2023 only. Now the volume can be much higher. ठीक है, अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022 में 2022 में डिजिटल रुपी इंट्रोड्यूस किया था ऑन पायलट बेसिस. ओके, एंड ये जो डिजिटल रुपी है इट इज नथिंग बट द इंडियाज वर्जन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ओके ओके, एंड ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है या डिजिटल रुपी है, इट हैज अ स्टेट बैक्ड, इट इज अ स्टेट बैक्ड लीगल टेंडर. जितना हम कैश को हम लीगल टेंडर मानते हैं, सपोज 100 रुपीज़ की नोट हो या 2000 की नोट हो, जो भी है, इट इज़ लाइक दैट ओनली. हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक लीगल टेंडर मानते हैं. ओके, एंड इसका जो स्टेबिलिटी है या ट्रस्ट है सोवरेन करेंसी का, इट इज इक्वली सेम एज अ कैश करेंसी. ओके, सो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद व्हाट इज द कंडीशन और प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल करेंसी. अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल करेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया. ओके, सो सबसे पहले क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं 2014 में जब से एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो भी लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ओके, सब्सिडीज मिलती है जो गवर्नमेंट ये मिलता है, दे हैव डिसाइडेड टू रूट इट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. एंड अगर इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को हमें और फास्ट करना है, एफिशिएंट करना है, तो डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल करेंसी कैन प्ले अ पाइवोटल रोल इन फ्यूचर ऑल्सो. ओके, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, जैम ट्रिनिटी, जनधन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन एंड मोबाइल कनेक्टिविटी. Through this JAM Trinity, government has decided to increase the mobile penetration, to increase the banking habits, to increase the transparency in subsidy distribution in even rural areas of the country. Okay, the integration of central bank digital currency, ये जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अगर हम इसका यूज और करें और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ करें या इसको अगर और एफिशिएंसी के साथ इंटीग्रेट करें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में इसका रोल है. जैसे कि अभी हमने देख लिया जैम ट्रिनिटी या सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में भी हो सकता है. इफ ऑल काइंड ऑफ सब्सिडीज, फॉर एग्जांपल देर आर सम सर्टेन कैश डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, ओके, कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स, ओके, फॉर एग्जांपल पीएम किसान स्कीम है, या फिर देर आर वेरियस कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स लाइक लाड़की बहन योजना, लाडली बहना योजना, ओके, फॉर विमेन. तो अगर इनका जो डेली मंथली उनको जो अलाउंस जाता है, अगर उसको हम पूरा डिजिटल कर दे, तो इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सोनेल रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस. ओके, ऑल्सो अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका यूज करें, तो डिजिटल करेंसीज कैन सपोर्ट बेटर टैक्स कंप्लायंस, क्योंकि एंड टू एंड ट्रांजैक्शन का हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा. ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस और बेनिफिट ऑफ डिजिटल करेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस इन केस ऑफ इंडिया. ओके, सो अगर अभी तो हमने इसका इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन देखा है. अभी देखिए डिजिटल करेंसीज के जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है. आई वुड रादर से व्हाट आर द बेनिफिट्स एज वेल एज चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स अबाउट डिजिटल करेंसी. ओके, अगर हम 20th सेंचुरी का देखें, तो इन 20th सेंचुरी सिंस यूएस वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट सुपर पावर followed by USSR, US dollar has dominated international trade and finance sector through there, and which gave them a lot of strategic advantages in multiple ways. Okay, but since the introduction of central bank digital currencies, global monetary dynamics बिल्कुल चेंज हुआ है. ये जो ट्रेडिशनल डोमिनेंस था यूएस डॉलर का इन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो गया. ओके,
countries like China have already introduced their digital currency like digital yuan. Okay, अभी अगर हम बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट देखें, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो स्विट्जरलैंड में है, इसका अगर डेटा हम देखें तो इनका ऐसा कहना है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड have been researching or experimenting with some or other form of central bank digital currencies. Okay. So because of this digital currency, obviously the global financial governance, global financial architecture वो कहीं ना कहीं अल्टर होने वाला है. Monetary competition in case of digital currencies will be increased. अभी ये जो हमने इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद या बेनिफिट्स देखने के बाद, अभी डिजिटल करेंसी जो है इसके हम कहीं ना कहीं चैलेंजेस या व्हाट आर द थ्रेट्स और चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द डिजिटल करेंसी, वी नीड टू थिंक अबाउट दिस. सो सबसे पहले व्हाट आर द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्क्स एसोसिएटेड विद द डिजिटल करेंसी. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कोई है तो होलाटाइल नेचर ऑफ द डिजिटल करेंसीज. ओके, इसका जो होलाटाइल नेचर है, सिंस इट इज नॉट लीगली बैक्ड, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, सिंस दीज आर नॉट लीगली बैक्ड बाय एनी सेंट्रल बैंक और एनी नेशनल गवर्नमेंट, उनका जो अप एंड डाउन है दैट इज वेरी वोलेटाइल अकॉर्डिंग टू द अर्स्टवाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ग्लोबल फाइनेंशियल सिचुएशन. ओके, तो बिटकॉइन का अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन का जो प्राइस था दैट वाज इन 2021 में इट वाज समवेयर अराउंड $69,000 और 2022 में वो कहीं ना कहीं $20,000 पे आ गया. सो ऑलमोस्ट 1/3, लेस देन 1/3. सो देर आर लॉट ऑफ वोलेटाइल कंडीशंस इन क्रिप्टो मार्केट. ओके, सो सिंस देर इज अ लॉट ऑफ वोलेटाइल नेचर, इसकी वजह से क्या होता है, देर आर अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, रेगुलेटरी आर्बिट्रेज एंड इनएडिक्वेट कस्टमर प्रोटेक्शन. अगर कोई person है, those do not have enough adequate knowledge of this crypto market, they can certainly face losses because of this. Okay, now पहला ये जो कंसर्न है वोलेटाइल नेचर का, वो देखने के बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ओके, अनदर मेजर कंसर्न रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, सो बेसिकली किसी भी नेशन की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, it is regulated by central bank of that particular country. Okay, बट अगर हम ये जो प्राइवेट डिजिटल करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन हो या इथेरियम हो, इसका अगर देखें तो दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल बैंक. सो इसकी वजह से क्या होता है, दे वीकन द एबिलिटी ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री. ओके, रेगुलेट इन्फ्लेशन. और अगर आप कोई सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो वो इन्फ्लेशन भी नहीं रेगुलेट कर पाएगी अच्छी तरह से, ना फिस्कल पॉलिसी अच्छे से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर पाएगी या. ओके, सो इन अ वे ये जो प्राइवेट डिजिटल करेंसीज है, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन वर्ल्ड ऑफ पैरेलल फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स विच आर रनिंग पैरेलली टू द गवर्नमेंट. ओके, इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रिस्क इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उन्होंने एंड उनका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, उन्होंने क्या किया कि दे आर एम्फसाइजिंग अपॉन द नीड फॉर रोबस्ट ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर गवर्निंग सच डिजिटल करेंसीज. ओके, सो दिस इज द सेकंड नेचर. ओके, दैट इज द impact over central banks ability to control the inflation, control the monetary policy because of these digital currencies. तीसरा आता है साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल रिस्क. साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड और टेक्नोलॉजिकल, बेसिकली ये जो डिजिटल नेटवर्क है, all of them are prone to hacking, technical failures or cyber attacks. Okay, cyber currency, in the past there have been instances of cyber currency thefts और cyber breaches. Okay, अभी किसी भी साइबर करेंसी का जो थेफ्ट होता है या कोई साइबर ब्रीच होता है, along with that जो डाटा प्रिवेसी है एंड सर्विलेंस है, उसका भी थ्रेट हो जाता है. ओके, एंड in such cases any government or corporation may have access to detailed transaction information.
सो बेसिकली इससे क्या हो जाता है, जो प्राइवेसी का जो इन्वेजन है वो अगर कुछ डेटा एक्सेस का ब्रीच हो जाता है या किसी साइबर थेफ्ट हो जाता है तो प्राइवेसी का वायलेशन हो जाता है। एंड प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट enshrined अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगेन द साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट और चैलेंज इज रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल कंसर्न। ओके, अभी देखिए ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती है, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, इनको अगर इफ एनीबडी वांट्स टू गेट द क्रिप्टो करेंसी, इट इज बेस्ड ऑन द प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म, कॉन्सेंसस मैकेनिज्म। ओके, अभी ये जो प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेंसस मैकेनिज्म है, इट रिक्वायर्स एनॉर्मस कॉम्पिटेशनल पावर। ओके, कंप्यूटर का यूज होता है एनॉर्मस लेवल का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बिटकॉइन का, इसके लिए किसी भी डिजिटल करेंसी का माइनिंग किया जाता है। ओके, एंड माइनिंग करने के बाद उसे एक्वायर किया जाता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो बिटकॉइन माइनिंग है या किसी भी डिजिटल करेंसी की जो माइनिंग है, इसमें देयर इज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द बिटकॉइन माइनिंग और एनी डिजिटल करेंसी माइनिंग। एंड इट इज ह्यूज, लाइक जो माइनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है दैट इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ एनी मीडियम साइज्ड। सो इट रिक्वायर्स ह्यूज पावर। एंड इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी जनरेट it from the thermal power, that is the coal. So it is in a way environmental implications also, इसके environmental implications भी है। and especially अगर हम देखें इंडिया का टारगेट क्या है, by 2070 we will be a net zero country, net zero emission country. So in the context of this, ये जो माइनिंग के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लग रही है और उसकी वजह से जो थर्मल पावर का कंजम्पशन हो रहा है, इट इज सर्टनली एनवायरमेंटल चैलेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ओके, अभी एनवायरमेंटल करने के बाद हमने ये अलग अलग चैलेंजेस जो है बिटकॉइन के वो देखे। इसके बाद व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अभी आगे क्या, हाउ शुड वी अप्रोच दिस डिजिटल करेंसी वाला इशू इन बैलेंस्ड मैनर। तो अभी बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटीज है या रिस्क है, इसको देखने के बाद व्हाट कैन कम टू अवर माइंड, दैट when it comes to the digital currency, effective governance, innovation and international cooperation for effective regulation is sine qua non, is prerequisite for effective utilization of this innovation of digital currency. Okay, so उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हर कंट्री ने अपने डोमेस्टिक लेवल पे एंड सारे कंट्रीज ने मिलके इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल पे क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके बाद ओके, सो दैट ये जो डिजिटल करेंसी है उसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो, ग्लोबल रेगुलेशन हो, सो दैट इसका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रोल आ जाए और कंज्यूमर की जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रोटेक्टेड। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है, बेसिकली गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड वेरी कॉशियस अप्रोच बाय टैक्सिंग द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एक्सप्लोरिंग द डिजिटल रूपी। तो हमने बेसिकली बिटकॉइन को टोटली एक्सेप्ट नहीं किया है, टोटली उसका लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है, बट जो भी कोई बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस करेगा दैट विल बी टैक्स्ड एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। एट द सेम टाइम सिंस 2022 वी हैव स्टार्टेड अवर ओन डिजिटल रूपी। ओके, सो हार्नेसिंग टेक्नोलॉजिकली बेनिफिट्स विदाउट एक्सपोजिंग फाइनेंशियल सिस्टम टू द अनकंट्रोल्ड रिस्क। तो बेसिकली अगर हम बिटकॉइन टोटली एक्सेप्ट करते हैं एज अ लीगल टेंडर, सो दैट वुड एक्सपोज इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम टू द इट्स वोलेटिलिटी और ग्लोबल रिस्क which we do not want at this moment. That is the reason, but at the same time we do not want this bitcoin transaction or bitcoin earnings to go untaxed. That is the reason जो भी earnings है वो tax किया जाता है bitcoin का, ठीक है। Now what are the measures needed to secure the bitcoin, मतलब इसके लिए एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, बट what are the measures needed? तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ओके, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आवश्यक है, जो साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज है उसके लिए आवश्यक है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी का फ्रॉड देखें या अटैक्स देखें तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री एंड इंडियंस आर लूजिंग ऑन एन एवरेज 55,000 करोड़ पर ईयर
to the digital frauds or cyber security attacks in last average, okay, in last 5 to 7 years. Okay, financial literacy is important. जो लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी विच इज स्टिल एट वेरी बेसिक लेवल इन मोस्ट ऑफ द रूरल इंडिया पॉपुलेशन, इट हैज़ टू बी इंक्रीज्ड. पब्लिक अवेयरनेस अबाउट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद द डिजिटल करेंसी हैव टू बी गिवन. ओके, इसका जो डिजिटल करेंसी से रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं, स्पेकुलेशंस होते हैं, बबल्स होते हैं, स्पेकुलेशन बबल्स मिसयूज होता है, इसके लिए लोगों का अवेयरनेस करना बहुत आवश्यक है. एट द लेवल, ये तो हम नेशनल लेवल पे देखें. अगर ग्लोबल लेवल पे देखें, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, दे मस्ट फैसिलिटेट कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट नेशंस सो दैट एक इंटरऑपरेबल, ऑल एक्सेप्टेबल डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क ऑफ ऑल द वर्ल्ड हैज टू बी क्रिएटेड. ओके, सो बेसिकली अगर हम डिजिटल करेंसी का देखें तो इट इज नॉट merely a technological innovation, it is a fundamental, it is bringing a fundamental transformation in the concept of money itself. Okay, earlier जो physical level के currencies थे, notes हो या coins हो, अभी उसका कोई मतलब it is surpassing them. Okay, it has no any kind of boundaries or any kind of physical format. Okay, it is fundamental transformation in the concept of money itself. Okay, तो पहले तो मेटालिक कॉइन्स है, बार्टर सिस्टम, मेटालिक कॉइन्स, पेपर करेंसी, और उसके बाद ये डिजिटल करेंसी आई है. इट विल रीडिफाइन द फाइनेंशियल सिस्टम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हो जाएंगे. इकोनॉमिक इंटरेक्शंस जो विद इन नेशन और विद इन एट ग्लोबल लेवल है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने वाले हैं. सो दीज आर द मेजर्स नीडेड टू सिक्योर आवर इकोनॉमी फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ द डिजिटल करेंसी as well as to get the benefits, to utilize or extract the benefits out of this innovation. So अगर कंक्लूजन में हमें देखें तो हमें एक ब्रीफली डिजिटल करेंसीज के बेनिफिट्स हमें सम अप करने हैं. फास्टर पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी, इनोवेशन. एट द सेम टाइम उसके जो थ्रेट्स है और चैलेंजेस है, वोलेटिलिटी, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट, रेगुलेटरी एम्बिग्विटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसको हमें एक बार सम अप करना है. एंड the future of digital currency lies in the hybrid ecosystem of central bank digital currencies, regulated private digital assets and traditional financial institution, जहाँ ये coexist कर सके, regulated manner में coexist कर सके. Okay, so basically the real task before policy makers, not in only in India but all over the world, lies in the fact that promotion of stability, inclusiveness and public trust in digital currency is must to make it more efficient, inclusive and resilient global financial system for the benefits of all. Okay, so this is, in this way we can conclude it. Okay, now let's go to the next topic of essay, that is the agriculture as a fragile backbone of the Indian economy. So what is the topic? Agriculture, the fragile backbone of Indian economy. Now अगर हम देखें इसको, agriculture as a fragile backbone of Indian economy. Okay, तो देखिए सबसे पहले किसी भी एसे में इंपॉर्टेंट क्या होता है, एसे के कोर थीम को पहचानना, टू आइडेंटिफाई द कोर थीम ऑफ सब्जेक्ट. अगर हम इस सब्जेक्ट का देखें, इस थीम का देखें, तो व्हाट इज द कोर थीम? एग्रीकल्चर. और उसमें सब थीम्स क्या है? फ्रेजाइल बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इस ऐसे में व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, दैट व्हाट दे हैव टोल्ड अस, द एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, नो डाउट. ओके, एंड दूसरा फ्रेजाइल बैकबोन. फ्रेजाइल वर्ड हियर इज इंपॉर्टेंट. तो फ्रेजाइल मतलब क्या कि व्हाट agriculture, although it has become the backbone of Indian economy, it is itself become a fragile. Okay, so what are the factors that have made our backbone of economy fragile, ये भी हमें डिस्कस करना है. तो अगर
हम इस ऐसे के एक 4 से 5 लॉजिकल पार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि एग्रीकल्चर का जो सिग्निफिकेंस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ओके, पहले तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वो हमें इंट्रोडक्शन में और उसके बाद एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन एग्रीकल्चर, ओके, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर द इंडियन एग्रीकल्चर। तीसरा, मेजर्स क्या है, गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं एग्रीकल्चर के लिए उसको हमें ब्रीफली ये करना है, ओके, और उसके बाद हमें कंक्लूजन करना है। सो अगर इस ऐसे का हम एक ब्रॉड डिवीजन करें तो इस पद्धति से होना चाहिए, ओके। सो पहले तो अगर सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं तो चैलेंजेस में ये जो फ्रेजाइल है वर्ड इसको एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ चैलेंजेस है तो ऑब्वियसली देयर मस्ट हैव बीन सर्टेन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट वेदर इट इज एट अ स्टेट और गवर्नमेंट लेवल, ओके, और उसके बाद what is the effectiveness of those measures and at last the conclusion of this particular essay। तो let's start। यहाँ पे अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो हमें क्या करना चाहिए, what is the significance of agriculture for India's economy, okay, so India is an agricultural dominated economy, okay, since time immemorial, even from the time of Harappa civilization, agriculture remained as a backbone or bedrock of the India's economy, okay, so India is basically agrarian society, ठीक है, from the Indus Valley civilization to the contemporary rural economy, agriculture has always been remained very central to the Indian economy's growth and progress, ठीक है, and agriculture is not just one sector of the economy, it has influenced livelihoods, it has influenced culture, it has influenced the food system, food habits of all over the India, people all over the India। so सबसे सिग्निफिकेंस, कोर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें एग्रीकल्चर का तो इंडिया का जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है इन सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर के बहुत सारे अलीड सेक्टर्स है जिसमें आता है डेयरी, फिशरीज, लाइव स्टॉक, एग्रो प्रोसेसिंग। जो एग्रीकल्चर खुद तो ऑलमोस्ट 46% पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, बट उसके साथ एग्रीकल्चर के जो अलीड सेक्टर्स है दे आर प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड्स टू मिलियंस ऑफ पीपल। अगर हम सिर्फ डेयरी सेक्टर का ही देखें तो वी हैव एग्जांपल्स लाइक अमूल, Anand Milk Union Limited, okay, which is one of the cooperative sector conglomerate of Gujarat, and thousands and thousands of people have been employed, direct and indirect employment to the thousands people, okay। so basically ये एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंस रहा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ certain inherent problems that Indian agriculture has inherited since pre-independence time, the Indian agriculture has remained structurally fragile। इसमें से सबसे पहला important challenges अगर देखें तो वो climate variability है। इंडिया में around 50% of cultivated crop land is monsoon dependent, तो climate हर साल वेरिएबल रहता है, कभी मानसून अच्छे से आता है, कभी मीडियम आता है, कभी बहुत सीवियर ड्रॉट हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर का जो पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है अफेक्ट होती रहती है। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, ओके, इंडिया में अगर हम देखें तो 86% फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल्स है, जिनका लेस देन 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड है। बिकॉज ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन देयर हैज बीन अ फ्रैगमेंटेशन। प्राइस इंस्टेबिलिटी, किसी भी अगर हम देखें देयर इज नो एनी सस्टेन्ड मैकेनिज्म एक्सेप्ट the MSP regime for wheat and rice, there is no any price stability mechanisms, market related price stability mechanisms, okay, and declining natural resources। तो more and more population growth हो रही है, industrialization हो रहा है, urbanization हो रहा है, तो natural resources भी कहीं ना कहीं quantity as well as the quality wise decline हो रहे हैं। So these are some structural challenges before the Indian agriculture। Now this we have introduced in the this is kind of introduction जिसमें हमने ब्रीफ में इंडियन एग्रीकल्चर का सिग्निफिकेंस देखा और एक स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या है हमने वो देखे। नाउ
let's start with our first part, that is the significance of the Indian agriculture or significance of agriculture in the context of India. तो सबसे पहले व्हाट इज द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर. अगर हम इंडिया का जीडीपी देखें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024-2025 एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है, जो कंट्रीब्यूशन है इन टोटल जीडीपी, इट इज अराउंड 16 to 70%. ओके, तो एग्रीकल्चर का सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज अराउंड 16 to 70% इन इंडिया जीडीपी. अल्दो दिस शेयर, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर का एंड एलिड सेक्टर का जो शेयर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज अराउंड 50%. ओके, इट वाज अराउंड 50%, बट टुडे इट हैज डिक्लाइंड टू जस्ट 17%. बट स्टिल when it comes to the contribution to the workforce, agriculture sector provides employment to 46% of the India's population as per the economic survey 2024-25. okay, so अगर 46% मतलब almost half of the workforce in India जिसको employment agriculture sector के वजह से मिलती है. okay, so this is about the economic contribution of the agriculture sector. उसके बाद let's go into the agricultural production. okay, when it comes to agricultural production, India is among top 2 or top 3 producers of rice, wheat, pulses, milk, fruits, vegetables. okay, तो India is among the top most producer. okay, 2024-25 में 2024-2025 में India has produced 357 million tons of food grains. It is a record in itself, highest food grain production in the history of post independence India. It is a record in itself. अभी ये जो highest technological agriculture production हुआ है, it is because of technological advancement that have been happening in the context of Indian agriculture. At the same time, resilience of Indian farmers to adapt to the new technologies. okay, अगर milk का देखें तो India is the largest milk producer of the in the world. 230 million tons of milk is produced. okay, annually. okay, so thus agriculture production जाए तो India is one of the largest producer of agricultural food grains all over the world. अगर हम रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें तो दैट इज मल्टी डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन. इसमें देर आर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच आर डिराइविंग देयर रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. टेक्सटाइल्स हो, कॉटन, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, सर्टन पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश हो या कर्नाटका हो, यहाँ पे कॉटन का काफ़ी प्रोडक्शन किया जाता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन सप्लाई करता है. शुगर प्रोडक्शन, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. ओके, इट वेरीज बेसिकली, समटाइम्स इट इज फर्स्ट और समटाइम्स इट इज सेकंड विद ब्राज़ील, बट इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 2 प्रोड्यूसर ऑफ शुगर ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसके बाद डेयरी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 230 मिलियन टन्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. ट्रांसपोर्ट हो, रूरल रिटेल मार्केट्स हो, इसमें ये सब सेक्टर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है. नाउ ये हो गया एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. नाउ एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, इंडिया का जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, इनका जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करने का काम इंडियन एग्रीकल्चर करती है. ठीक है, इंडिया इज होस्टिंग ऑलमोस्ट 17 to 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. ओके, और ये सबको फूड सिक्योरिटी देने का काम है. ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी इज फेड बाय इंडियन एग्रीकल्चर. सो बेसिकली अगर हम प्री इंडिपेंडेंस टाइम और पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम का देखें तो 1960s में, सेकेंड हाफ ऑफ द 1960s में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, जिसमें हाई इल्डिंग क्रॉप वैरायटीज, केमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन एक्सपांशन जैसे मीन्स का यूटिलाइजेशन करके हमने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लिए गए थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया का जो मतलब फूड डेफिसिट कंट्री ऐसा आइडेंटिफिकेशन था ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया बिकेम food surplus country from food deficit. Okay, today as of now India is the largest exporter of the global rice. Okay, rice
लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। 25% ऑफ वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है राइस का, दैट इज फ्रॉम इंडिया। ओके, सो दस इंडिया हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्लोबल फूड मार्केट्स। उसके बाद इंडिया, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इंडिया हैज इट्स ओन public distribution system, PDS. It is one of the largest PDS system, public distribution system in entire world. ठीक है, सो बेसिकली ये जो PDS है, इसका पर्पज क्या है कि जो डिजर्विंग पॉपुलेशन या नीडी पॉपुलेशन है उनको हम जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी है वो हम इंश्योर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके बाद एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज जो है इंडिया में वो हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर हम देखें एग्रीकल्चर, कोई भी सेक्टर हो इकोनॉमी का, इट नीड्स टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। ओके, तो अगर हम 1960s में जाए तो उसमें टाइम में क्या था, हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना था टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी, बिकॉज इंडिया वॉज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका और एनी अदर कंट्रीज। अगर हम अभी का देखें तो हमें व्हाट वी नीड बेसिकली एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी। अगर 2017 से 23 तक का हम डेटा देखें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इट इज अराउंड 4 to 5% पर ईयर। ओके, नाउ एज ऑफ नाउ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन। तो अभी फूड सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू। अभी इशू क्या है कि एग्रीकल्चर की डाइवर्सिफिकेशन करना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना, फार्मर्स का जो फाइनेंस इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो इंश्योर करना, सो दैट अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है इंडियन एग्रीकल्चर को, व्हाट आर द मीन्स, हॉर्टिकल्चर हो, डेयरी हो, फिशरीज हो या लाइव स्टॉक प्रोडक्शन हो। ओके, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एनीवे हैज एक्सीडेड द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ओके, हॉर्टिकल्चर मतलब ये जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, इनका जो प्रोडक्शन है, इट वॉज इन 2023-2024 इट वॉज अराउंड 360 to 370 million tons, which was even more than the Indian food grain production. So basically ये जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, अगर हमें हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, सो व्हाट आर द मीन्स, हाउ शुड वी इनकलकेट टेक्नोलॉजी और यूटिलाइज टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रिसीजन फार्मिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो, एग्रीकल्चरल ड्रोन्स हो या डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म हो। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ प्रिसीजन फार्मिंग मतलब क्या है। प्रिसीजन फार्मिंग मीन्स व्हाट, कि हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, किसी भी सपोज कोई फार्मर है, उसकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको क्रॉप के अनुसार, सॉइल के कंडीशन के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इनपुट्स चाहिए उसी पद्धति से या उतनी क्वांटिटी में उनको इनपुट्स देना, सो दैट देयर शुड नॉट बी डेफिशिएंसी, देयर शुड नॉट बी एक्सेस। ओके, सो इसे हम प्रिसीजन फार्मिंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आपने शायद पढ़ा भी होगा जीएस में, जनरल स्टडीज में, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इंफोसिस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जिसमें सॉइल का मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए इंफोसिस विल अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, थ्रू विच दे विल गो फॉर प्रिसीजन फार्मिंग। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्रॉप की डेंसिटी क्या है, क्रॉप का ग्रोथ कैसा हो रहा है, ये सब के लिए हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ड्रोन का इस्तेमाल मल्टीपल पद्धति से हो सकता है, वेदर इट इज़ अ पेस्टिसाइड स्प्रे, क्रॉप इंस्पेक्शन हो, या अगर प्रधानमंत्री इंश्योरेंस योजना जो है, ओके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें अगर कोई डैमेज्ड क्रॉप हो उसका सर्वे करना हो, अलग अलग पद्धति से हम ड्रोन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग योजनाएं भी लाई है। फॉर एग्जांपल पीएम किसान है, फसल बीमा योजना है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, कृषि सिंचाई योजना है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, ई नाम। ओके, सो ये अलग अलग स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, टू रिड्यूस द रिस्क बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। सो लेट्स गो इनटू द, अभी हमने सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस किया, नाउ लेट्स गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द चैलेंजेस दैट हैव मेड इंडियन एग्रीकल्चर अ फ्रेजाइल सेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। ओके, सो इसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल फैसिलिटी।
सो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रैगमेंटेड नेचर ऑफ द लैंड होल्डिंग्स. आई थिंक दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इन प्रेजेंट टाइम्स. 86% फार्मर्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल है, जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है. 2 हेक्टर मीन्स व्हाट, अराउंड लेस देन 4 to 5 एकर्स, विच इज वेरी लेस क्वांटिटी. अभी बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स दैट फार्मर जो है, बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, दे कैनॉट गो फॉर मैकेनाइजेशन. ओके, दे कैनॉट गो फॉर मैकेनाइजेशन. इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है, जो बहुत रोल प्ले करती है, फॉर एग्जाम्पल इन रशिया और यूक्रेन, जहाँ पे गेहूं का बहुत प्रोडक्शन होता है, ऐसे इकोनॉमिक ऑफ स्केल को हम हार्नेस नहीं कर सकते. इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब फार्मर्स डू नॉट डेयर टू गो फॉर इन्वेस्टमेंट बिकॉज देयर फार्म लैंड्स आर वेरी स्मॉल इन नेचर. ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है डिपेंडेंस ऑन मानसून रेनफॉल. तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑलमोस्ट 45 to 50% ऑफ लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, इज डिपेंडेंट ऑन मानसून रेनफॉल. तो अगर हम उसका देखें तो इतना सारा लैंड अगर मानसून पे डिपेंडेंट है, रेनफेड है, तो मानसून में तो वेरिएशन होते ही रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम. बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो शॉक्स है, अप्स एंड डाउन्स, वो आते रहते हैं. तीसरा है इनकम इंस्टेबिलिटी ड्यू टू वोलेटाइल मार्केट प्राइसेस. सो अभी इनकम इंस्टेबिलिटी जो है, सडनली वी सी दैट कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी हो, ओनियन हो, टोमेटो हो, उनका रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है. अभी जिस टाइम रेट बढ़ जाता है तो ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं या एजेंट होते हैं, कमीशन एजेंट्स, दे गेट बेनिफिटेड. बट जब मार्केट प्राइसेस क्रैश होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस सप्लाई इन सडन टाइम, उसे हम ग्लट कहते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन कि फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है. ओके, फार्मर्स को सफ़र करना पड़ता है एंड दे सफ़र बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इनकम, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फार्मर्स के सुसाइड इज अ कॉमन थिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश. वी हैव सीन तेलंगाना. these are the hotspot of farmer suicides. Okay, climate change, next is climate change and induced environmental stress. So basically I think this is one of the most challenging aspect of the Indian agriculture in 21st century. Because of the climate change induced global warming, क्या हो रहा है कि there has been a rising temperatures, erratic rainfall patterns. पहले देयर यूज्ड टू बी द मल्टीपल स्पेल्स ऑफ द रेनफॉल, अभी एकदम कम हो जाते हैं और एकदम कम टाइम में ज़्यादा रेनफॉल आ जाता है. इंटेंस स्पेल्स ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ऑफ विच देर इज अ टेंडेंसी फॉर वेरी हाई लेवल ऑफ फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स, सॉइल इरोजन इज देयर, ड्रॉट्स हो, फ्लड्स हो या हीट वेव्स हो, ये कहीं ना कहीं क्रॉप्स को अफेक्ट कर रही है. ओके, अगर हम एनवायरमेंटल क्राइसिस देखें तो सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं बहुत डिक्लाइन हो गई है. अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं 30 to 40% ऑफ लैंड, इंडियन एग्रीकल्चर लैंड, इज अंडर सम और अदर फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन. ओके, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. अगर हम पंजाब का देखें, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डेटा, तो पंजाब में 65% तहसील्स ऐसे हैं जिनमें ग्राउंड वाटर लेवल हैज रिड्यूस टू द क्रिटिकल लेवल. ओके, क्रिटिकल लेवल. Excessive chemical fertilizer, since these chemical fertilizers are being utilized in very means they are subsidized, farmers utilize it on very high scale और उसका imbalance भी बहुत हो गया है, because of which what happens, there are long term agriculture sustainability issues. Okay, water intensive cropping patterns affect कर रहे हैं. Okay, so these are the challenges which are hampering the production as well as the productivity, sustainability of the Indian agriculture. Okay, so basically what is the need of the hour to make our Indian agriculture more sustainable and climate resilient. जैसे कि जो स्वामीनाथन जी थे, who was the father of Indian green revolution, उन्होंने कहा था कि from green revolution we need to shift to the evergreen revolution, जिसमें देयर वुड बी स्कोप फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, माइक्रो इरिगेशन, नेचुरल फार्मिंग, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. ओके, सो हमें सिर्फ प्रोडक्शन का इंक्रीज करने का नहीं सोचना है, वी नीड टू थिंक अबाउट द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो, वी नीड टू थिंक अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो. ओके, सो व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी सपोर्ट इन द केस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ओके, सबसे पहले
पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू मोर देन 11 करोड़ फार्मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट वेरिएबिलिटी देयर इज अ स्कोप फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, जिसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015-16 and it has proved to be a very helpful to the farmers, especially those farmers who are suffering the wrath of unseasonal rains or cyclones or storms because of the climate change or natural disasters, we can say. Government has also introduced agriculture infrastructure fund, so this is a basically proved to be a game changer. इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था विच वॉज लैकिंग, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज हो, ओके, कोल्ड चेन्स हो या स्टोरेज हो, जिसकी वजह से जो फार्म प्रोडक्ट है वो ज़्यादा देर के लिए सस्टेन हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की गई, या फिर जो भी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको सपोर्ट दिया गया। और एक गेम चेंजर प्रूव टू बी अ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। देर आर मोर देन 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया। सो बेसिकली जो सिमिलर कंडीशंस में है, सिमिलर एरिया में है, ऐसे फार्मर्स मतलब दे कम टुगेदर and they established farmer producer organization for collective selling, collective production of the crop, okay. So it increases the farmers bargaining power, collective bargaining होती है, marketing होती है, resource sharing होती है, and also जो income instability है उसका जो impact है फार्मर पे कम होने के लिए गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विथ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम इन 2015, जिसने इंडियन एग्रीकल्चर का जो मार्केट है इसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाने में, एक नेशनल लेवल का और एग्रीकल्चर मार्केट, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ फ्रैगमेंटेड मंडीज, ओके, तो इसको नेशनल बनाने में काफ़ी रोल ये किया है। एंड ओवरऑल बजटरी एलोकेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आर आल्सो इंक्रीजिंग। सो बेसिकली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी हमने गवर्नमेंट मेजर्स देखे, बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? व्हाट आर द फर्दर मेजर्स नीडेड टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर रेजिलियंट एंड मोर इफेक्टिव? सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। हमें फूड ग्रेन क्रॉप से लेके जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जिसकी ज़्यादा डिमांड है या ज़्यादा नेसेसिटी, उसको शिफ्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट थ्रू वेरियस स्कीम्स इज सपोर्टिंग फार्मर्स, ओके, फॉर दिस डाइवर्सिफिकेशन। इरीगेशन कवरेज या फिर वाटर एफिशिएंट फार्मिंग टेक्नोलॉजीज, तो इरिगेशन कवरेज जो अभी अराउंड 45 to 50% है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए थ्रू इंक्रीजिंग माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स, ओके, सो दैट जो वाटर की प्रोडक्टिविटी है, वाटर की प्रोडक्टिविटी उसको भी हम बढ़ाया जाए। एग्री टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, वेरियस यूनिवर्सिटीज एज वेल एज द ICAR हैज बीन यूजिंग दिस, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर मार्केट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स को इम्प्रूव करना चाहिए थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक ई-नाम। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इफेक्टिव बन जाती है तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर डिमांड फॉर द रॉ मटेरियल विच विल गिव मोर इनकम टू द फार्मर्स एंड सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इंडिया एग्रीकल्चर नॉट ओनली द फूड सिक्योरर और फूड सिक्योरिटी का एक मीन, बट ऑल्सो टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग फॉर better contribution to the Indian economy overall, okay. So this is about the conclusion. Now let's go to the next part, next essay, that is the one nation one election. What is the topic? One nation one election. This one nation one election topic last 2-3 years से this has been an issue of intense debate among the political parties, among the intellectuals, among the administration, जो which will help government to conduct elections simultaneously for parliament and state government, okay. तो अभी इस ऐसे का अगर हम कोर थीम देखें तो व्हाट इज द कोर थीम, कि सबसे पहले क्या है, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन, ये आइडिया हमें इसको समझना है। इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन जो है ये व्हाट डज दिस मीन एग्जैक्टली, वन नेशन वन इलेक्शन, इसे हमें एक्सप्लोर करना है। इसके बाद हमें क्या देखना है
कि व्हाट आर द बेनिफिट्स. ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ वन इलेक्शन, व्हाट इज इट एग्जैक्टली. ओके, दूसरा व्हाट आर द बेनिफिट्स. ओके, बेनिफिट्स क्या है. ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ओके प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस और एनी इंस्टीट्यूशनल रिकमेंडेशन इन केस ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. और उसके बाद what are the challenges in conducting in the one nation one election and what should be the way forward. In this way, in these 4 to 5 parts we can divide this essay. Okay, so let's start with the discussion. सबसे पहले क्या है कि let's start with the introduction. इंट्रोडक्शन में हम क्या देखना है हमें कि what is one nation one election. Okay, what is basically we need to explore the definition, we need to explore the idea of one nation one election. तो अगर हम इंडिया में कंसिडर करें तो इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एज फेस्टिवल्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, कॉर्नरस्टोन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. ओके, एंड इंडिया बीइंग वेरी वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री which is having more than 100 crores of electors, okay, citizens as electors. तो electoral process is not merely a political exercise. कोई election की जो process है, it is not just a political exercise, it is a massive administrative, financial and logistical undertaking, okay, and the process of which goes on for months. ठीक है. अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था, विच वॉज इन सम अदर वे कंटिन्यूएशन ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट वॉज प्रिवेलेंट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. ओके, तो अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया एंड इंडिया हैज कंडक्टेड रेगुलर इलेक्शंस एट नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स. ओके, एंड ये जो रेगुलर इलेक्शंस हुए इंडिया में, उनका पर्पस बेसिक उन्होंने क्या चीज अचीव किया, एक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट में वो बिठाने का काम रेगुलर इलेक्शंस ने किया. ठीक है. हाउएवर, अगर हम इमीडिएटली पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम्स में देखें, 1952 लोकसभा इलेक्शन, 57 इलेक्शंस, 62 इलेक्शंस या 67 इलेक्शंस. ओके, तो ये जो इलेक्शंस हुए थे इनमें लोकसभा और स्टेट इलेक्शंस, ओके, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो थे, दे वेर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली. मतलब हम कह सकते हैं कि 62-67 तक इंडिया में देयर वाज अ काइंड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम. बट उसके बाद जैसे कि हम देखते हैं 1960s में, लेट 1960s में इंडिया हैड गॉन थ्रू अ 60s एंड 70s में इंडिया गॉन थ्रू द लॉट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल. ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि साउथ में डीएमके का गवर्नमेंट आया 1968 में, या फिर देयर वेर इन मेनी अदर स्टेट गवर्नमेंट states there were governments of regional parties. Okay, and many of these state governments were dissolved by the central government through president rule, because of which उनका जो normal schedule था वो disturb हो गया. It may be because of political reason or any other reason of the time, but ये जो state governments थे वो dissolve किए गए, because of which ये जो normal cycle था elections का वो disturb हो गया. Okay. सो सिंस देन इंडिया में जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गया. ओके, सो अभी ये जो वन नेशन और वन इलेक्शन मीन्स व्हाट, कि लोकसभा और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो एक किसी भी स्टेट में साथ में लिए जाए. दिस इज फंडामेंटली. अभी क्या होता है कि लोकसभा का इलेक्शन अलग टाइम पे होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव का असेंबली का अलग होता है. सो दिस शुड नॉट हैपन. तो इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना है, एक साथ ही उसका जो इलेक्शन है दैट हैज टू बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली. सो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन. ओके, सो अगर हम इसका हिस्ट्री हमने अभी देखा था कि जो पहले लोकसभा के इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले 4 इलेक्शन हुए थे, 52, 57, 62, 67, इसमें देयर वाज वन नेशन वन इलेक्शन. लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के साथ में भी हुए थे. ओके, बट बिकॉज ऑफ द
1960s, late 1960s, because of the premature dissolution of state assemblies, okay, and dissolution of the fourth Lok Sabha in 1970s, उसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ. And since then we have been witnessing different cycle for legislative assembly and state. कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में इलेक्शन चल रहा होता है. Now what is the case for one nation one election? Means what are the intended benefits or expected benefits or advantages of the one nation one election? हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले फाइनेंशियल बेनिफिट. ओके, व्हाट इज द फाइनेंशियल बेनिफिट्स? अगर हम इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है उसमें बिलीव करें तो 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन थे उसमें लगभग 60,000 करोड़ खर्चा या एक्सपेंडिचर हुआ पॉलिटिकल पार्टीज का प्लस गवर्नमेंट का. ओके, द कलेक्टिव स्पेंडिंग बाय पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज द गवर्नमेंट इट वाज अराउंड 60,000 करोड़. 2024 के इलेक्शंस देखे, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, अगर इसका हम एक एक्सपेक्टेड डेटा देखें तो दैट वाज द फिगर वाज अराउंड 82,000 करोड़. ओके, सो देयर इज अ ह्यूज फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर इलेक्शंस टू बी डन. ओके, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट्स. ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है इट लीड्स टू द लॉट ऑफ restrictions on the development और governance works. तो इसमें अगर हम एक साथ लगाते हैं स्टेट और लोकसभा के इलेक्शंस तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो फ्रीक्वेंट या बार बार लगता है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विल नॉट हैम्पर. उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो लगती है, जो एम्प्लॉय की जाती है फॉर दिस इलेक्शन प्रोसेस, उसका डाइवर्जन जो होता है वो कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी फोर्सेस है, टीचर्स है या सिक्योरिटी पर्सोनल है जिनको हम इलेक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉय करते हैं, उनका रोल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा. देन रिड्यूसिंग द पॉपुलिस्ट पॉलिसी साइकिल्स. इलेक्शन से पहले हर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई फ्रीबीज देती है, कोई ना कोई ऐसे आश्वासन्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोमिसेस देते हैं लोगों को टू अट्रैक्ट द वोट्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम पॉलिटिकल पार्टी सेज दैट वी विल गिव यू 2,000 रुपीज पर मंथ, द अदर विल से 2,500, other will say 5,000. ओके, सो बिकॉज एंड इलेक्शन इलेक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं वो प्रोमिसेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, विच कीप्स फॉर एग्जांपल लोन वेवर स्कीम हो विच पुट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द स्टेट एक्सचेकर. ओके, तो ये एक अलग अलग दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन व्हाई वी शुड गो फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन. ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स. इसके बाद हम जाते हैं व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल एंड कमिटी रिकमेंडेशंस. ओके, अगर हम इंस्टीट्यूशनल और कमिटी रिकमेंडेशंस में देखें, मीन्स टू सपोर्ट दिस आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, तो अगर हम लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन देखें तो लॉ कमीशन इन 1999 ओनली इन इट्स 170th रिपोर्ट has clearly suggested for exploring mechanism to go for or to restore the simultaneous elections in country for in order to have a governance stability. Okay, election commission has also in principle agreed to the idea of one nation one election. Okay, and what was the rationale given by the election commission? It will reduce the administrative burden and electoral expenditure of the country. Also, Election Commission of India has suggested that whatever the necessary constitutional amendments or safeguards needed for smooth flow of this, smooth conduct of this one nation one election or simultaneous election, that also have to be implemented. Okay, in 2023, Government of India has constituted one high level committee under the former President Ramnath Kovind. Okay, to examine the feasibility of conducting simultaneous elections. Okay, and the committee was tasked with studying the constitutional, legal and logistical implications of the one nation one election. After very thorough study, this committee had come to the conclusion that we should go for the one nation one election.
In 2017, Niti Aayog had brought one discussion paper which has also highlighted the potential economic benefits for the one nation one election. Also, it has suggested phased approach. So these are the various institutional and committee recommendations that are necessary for the that has been given by the various committees. Now, what are the constitutional as well as the federal challenges? Let's go to the third part, that is the challenges before the one nation one election. So सबसे पहले क्या है कि what are the constitutional and federal challenges? India basically follows a parliamentary form of government where legislatures can be dissolved before the completion of 5-year term. When any legislature, any government loses the majority confidence, obviously it is bound to dissolve even before the 5-year term. Okay. So if simultaneous elections are implemented, the premature dissolution of either Lok Sabha or State Assembly will disrupt the very electoral cycle. So basically इसकी वजह से to nullify the effect of this premature dissolution, there may be required several constitutional amendment like Article 83, 85, 172 or 174. So it will need modification. It will be a very complex procedure. The other concern is related to the federalism. Okay. बेसिकली जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स है इस बात के, वो क्या बोलते हैं कि अगर हम स्टेट और नेशनल लेवल इलेक्शन साथ में ले रहे हैं तो इट विल स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल नैरेटिव्स एट द एक्सपेंस और एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल इश्यूज. ओके, किसी भी स्टेट के जो लोकल इश्यूज है एंड नेशनल लेवल के इश्यूज है, दे आर नेवर सेम और दे आर डिफरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और अगर हम साथ में ले रहे हो तो the issues upon which the context has been, the elections are being fought, it will somehow mix up, which will in a kind of injustice to the regional parties or region. तो जो local issues है वो कहीं ना कहीं कम attention में दिए जाएंगे, ऐसा political critics का मानना है. अभी इसके बाद political and logistical concerns क्या है, तो जो छोटे छोटे रीजनल पार्टीज है उनका क्या कहना है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये कहीं ना कहीं जो लार्ज नेशनल पार्टीज है उनको फेवर करेगा. ओके, जिसमें डोमिनेंस ऑफ नेशनल इश्यूज रहेगा, बिकॉज ये जो अगर नेशनल कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शन तो इसमें डोमिनेंस ऑफ नेशनल इश्यूज रहेगा एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल इशू. दूसरा लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. ओके, ये जो हम इलेक्शन के दौरान ईवीएम मशीन्स और वीवीपैट मशीन्स यूज करते हैं, उसका जो रिक्वायरमेंट्स है देयर विल बी मोर देन मीन्स वन नेशन वन इलेक्शन वुड रिक्वायर मिलियंस ऑफ मोर सच मशीन्स विच विल बी अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर. ओके, वोटर बिहेवियर. ओके, जो बेसिकली जो वोटर्स का नॉर्मल बिहेवियर होता है बेस्ड अपॉन द नेशनल लेवल इश्यूज एंड स्टेट लेवल इश्यूज, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगा. सो बेसिकली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. अभी ये चैलेंजेस देखिए हमने, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस क्या है, ये क्या है. अभी इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि वन अप्रोच वुड बी 2 फेज इलेक्शन साइकिल्स. ओके, तो अगर हम नीति आयोग का देखें तो फेज्ड अप्रोच होना चाहिए, दैट हाफ द स्टेट्स ऑफ इलेक्शंस आर सिंक्रोनाइज्ड विथ लोकसभा एंड रिमेनिंग मिडवे थ्रू द 5-year साइकिल. तो 2.5 साल का हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं. Another approach was of Germany model, that is the constructive vote of no confidence. एक जर्मनी में जो फॉलो किया जाता है कि a government can only be removed if any alternate government is simultaneously elected. अगर हम किसी गवर्नमेंट को मिडवे ही रिमूव कर रहे हैं तो वो कब होगा, जब हम अल्टरनेट गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं पहले ही, टू प्रिवेंट द प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स. ओके, और इसके लिए जो टेम्पररी एडजस्टमेंट है लेजिस्लेटिव टर्म्स में, उसको हम कहीं ना कहीं असेंबली टेन्योर्स में हमें थोड़ा इलेक्शन साइकिल्स के साथ अलाइन करना होगा. सो दिस आर द ओके. अनदर इज टू बैलेंस द एफिशिएंसी विद डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी. सो बेसिकली इसका जो बेसिक पर्पज है, कंक्लूजन में अगर जाए तो पर्पज है कि एफिशिएंसी बैलेंसिंग विद डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स. ओके, अभी ये जो भी हम वन नेशन वन इलेक्शन हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कॉन्सेंसस ऑफ नेशनल एज वेल एज द रीजनल, लार्ज एज वेल एज द स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल कॉन्सेंसस ऑफ द पार्टीज
एंड इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस, जो भी रिसोर्सेस या लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो फुलफिल करने के बाद अगर हम फेज्ड अप्रोच में इसके वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जाते हैं तो इट विल रिजल्ट इन द ग्रेटर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द इलेक्शन साइकिल्स एंड इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एज वेल एज द स्टेट इलेक्शन and strengthening of, ultimately it will result in the strengthening of electoral infrastructure, voter awareness and digital electoral management system. Okay, equally important that India का जो फेडरल स्पिरिट है इसकी वजह से वो अंडरमाइन नहीं होना चाहिए, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टिंक्ट रहनी चाहिए इन सिंक विद द फेडरल स्पिरिट ऑफ. ओके, सो दिस इज हाउ द वे फॉरवर्ड. एंड अगर हम कंक्लूजन में देखें तो हमें ब्रीफली क्या मेंशन करना है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिफॉर्म इन इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, वेदर इट इज अ फ्रीक्वेंट इलेक्शन, राइजिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स. ओके, उसके बाद हमें ब्रीफली क्या मेंशन करना है, व्हाट आर द प्रोबेबल बेनिफिट्स, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, गवर्नेंस स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल एफिशिएंसी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, फेडरल बैलेंस. ओके, सो दीज आर द पॉसिबल बेनिफिट्स. ओके, एंड वे फॉरवर्ड क्या है कि केयरफुल डेलिब्रेशन अमॉन्ग ऑल द स्टेक होल्डर्स, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेंसस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूडेंस थ्रू रिक्वायर्ड constitutional amendments through consensus. Okay, so these electoral reforms will definitely give democratic accountability, diverse and federal character to the India's political system. So basically ये जो one nation one election है, it will definitely lead to the more efficient governance while maintaining the vibrancy of the Indian democracy. Okay, so these are the 3 essays we have discussed. Rest of the essay will 2 essays have been remaining, we will discuss in next part. Thank you.